सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसे हम हार्ड नहीं बनाएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो वाटर का मतलब ही समझ लेते हैं कि वाटर का मतलब क्या होता है। वाटर सबसे पहले एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि हम इसे अगर देखो वाटर एक बार ही बर्बाद हो जाए तो हम इसे दोबारा रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। हम इसके एक वाटर साइकिल भी पढ़ते हैं। देखो, अब गंदा वाटर है, कीचड़ वाला पानी है, उसमें से सिर्फ पानी इवेपोरेट होके, मान लो एक सूरज है, इवेपोरेट होके दोबारा से बारिश होगी बादलों से एंड वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि डर्टी वाटर भी फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि रिसाइकल हो सकता है। तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती है। 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर बट ओनली a small proportion of it accounts for the fresh water। यानी कि जो हमारा अर्थ है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। इनमें से 3 हिस्से पानी के हैं और 1 हिस्सा है आपका लैंड का। बट हमारे लिए इसमें से भी बहुत कम पानी है जो कि फ्रेश वाटर है, क्योंकि ये सारा वाटर सॉल्टी वाटर है जिसे हम नहीं पी सकते हैं। ठीक है, इसमें से ओनली 2% वाटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, तो इन फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। पेन भी ले लेते हैं। सो 95% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड इज़ एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन। यानी कि 96 जितना भी हमारे पास पानी है उसमें से 96% है वो ओशियंस के पास है और 2.5% वो फ्रेश वाटर है। तो सिंपल सी बात याद कर लो, ओशियन के पास है 96% वाटर, 96.5। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है वो वाटर है 2.5%। तो फ्रेश वाटर की परसेंटेज याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिसीव 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि इसको एक बार रब कर देती हूँ। सो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन। तो इंडिया क्या करती है, 4% रेन, इंडिया 4% रेन उसके पास होती है, 4% रेन। ठीक है, और जो इंडिया है प्रेसिपिटेशन के मामले में 133 रैंक है। तो आप इसका रैंक भी याद कर लो। ठीक है, इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, यानी कि एक इंसान के पास हर दिन में कितना वाटर आता है, इस हिसाब से जो इंडिया है उसका रैंक है 133। तो एक बात हमने जान ली कि ओशन के पास 96% वाटर है और फ्रेश वाटर 2.5% है। इंडिया जो है रेन 4% एक्वायर करती है, रिसीव करती है, और 133 रैंक है इंडिया के पास। ठीक है, कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी मिलता है उसके हिसाब से। अब ये एस्टिमेट किया गया है, यानी कि तुक्का लगाया गया है कि 2025 के आने तक जो लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया है विल जॉइन कंट्रीज़ ऑफ द रीजन हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिटीज़। यानी कि इंडिया है वो उन कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा जो कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा पानी की संबंधित दिक्कतों का सामना कर रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। आगे है वाटर स्कैरिसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि वाटर की मतलब कि वाटर स्कैरिसिटी का पहले मतलब समझ लो। ठीक है, सो वाटर स्कैरिसिटी का मतलब होता है द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर इज़ कंपेयर टू द डिमांड ऑफ रीजन ऑफ नोन एज वाटर स्कैरिसिटी। यानी कि एक ज़िले में मान लो 100 हमारे पीपल हैं, बट ओनली एंड ओनली 80% पीपल को ही वाटर मिल पा रहा है। जो 20 पीपल हैं उन्हें वाटर नहीं मिल पाया है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, वाटर की कमी पड़ रही है, और जो वाटर की कमी पड़ रही है उसी को हम कहते हैं वाटर स्कैरिसिटी। यानी कि हमारी वाटर की कमी पड़ रही है कि हम उसे जो जितने भी पर्सन है उसमें हम अच्छे से बांट नहीं पा रहे हैं, उसे हम वाटर स्कैरिसिटी कहते हैं। अब वाटर स्कैरिसिटी है यानी कि वाटर की कमी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे जो लोग हैं वो वाटर को इतना आप कह सकते हो जैसे उनकी कोई फादर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हिंदी में नहीं बोलूँगी। ठीक है, यानी कि उनके कोई पापा की प्रॉपर्टी है ऐसा समझ के वो उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस। इसको जूम कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि अब देख लो कि अमीर इंसान है, वो अच्छी सोसाइटी में रहता है, उसको तो हर रोज़ पानी मिल रहा है, बल्कि उसको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है और वो बहा भी रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। बट एक गरीब पीपल है, उसकी सोसाइटी में पूरा वाटर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए 3 दिन में एक बार वाटर आ रहा है, तो ये सही है? नहीं है। यानी कि अलग अलग सोसाइटी के लोगों के अंदर अलग अलग पानी आ रहा है। ठीक है,
लार्ज पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी वजह से वाटर स्कैरिसिटी हो रही है, लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर, ठीक है। सो यही था हमारी वाटर स्कैरिसिटी क्या होती है और उसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो सबसे इसी स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि वाटर स्कैरिसिटी क्या होता है एंड व्हाट इज़ देयर कॉजेज़। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्लाइड है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है दिस मीन टू टेक वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिवर वैली इन इंटीग्रेटेड मैनर। यानी कि रिवर वैली यानी कि जो रिवर का आसपास का एरिया होता है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हम उन प्रॉब्लम्स का इकट्ठा कोई सोल्यूशन निकाले, उसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब भी समझे, मल्टी यानी कि बहुत सारे पर्पज़ का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब उसे हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है हमारा प्यारा सा डैम्स, ठीक है। डैम हमारा एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और डैम की डेफिनेशन क्या है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सुंदर सा पेन ले लेते हैं येलो कलर का, ठीक है, येलो, ठीक है। अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, यानी कि मान लो ये वाटर फ्लो कर रहा है, अच्छे से फ्लो कर रहा है। अब इसमें क्या होती है, एक रुकावट आ जाती है, ये बैरियर को कहते हैं। अब या फिर ऐसे रुकावट मान लो, हाँ ये रुकावट सही रहेगी, ओके। मान लो ये फ्लो कर रही है अच्छे से रिवर, ठीक है, बट इसमें हम एक बैरियर लगा देते हैं जिससे कि वाटर का फ्लो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो इस बैरियर को कहते हैं हम डैम। इट इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट obstructs, डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो, जिससे कि जो हमारा फ्लो होता है उसकी गति धीमी हो जाती है, यानी कि वो जिस स्पीड से फ्लो कर देता है वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। ओपन क्रिएटिंग अ रिजर्व, लेक और इम्पार्टमेंट, यानी कि हम क्या करते हैं, जिस जगह पर हम डैम बनाते हैं वहाँ पर एक लेक, कोई भी ऐसा तालाब सा बना देते हैं जहाँ पर पानी स्टोर हो सके, ठीक है। तो उसे हम डैम कहते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब है फ्लोइंग वाटर, जहाँ पर वाटर बह रहा है वहाँ पे हमने बैरियर लगा दिया जिससे कि जो वाटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम उस जो रुकावट है उसको हटा दें एकदम से तो हमारा वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से नीचे फ्लो होगा। अब हम कुछ डैम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्यारा नन्हा मुन्ना सा डैम है वो है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम के अलग अलग नाम भी है, इसे आप याद कर लेना। ये जो हीराकुंड डैम है वो महानदी नदी पर बना है, ठीक है। ये जो हीराकुंड डैम है वो महानदी है, महानदी जो रिवर है उस पर बना है और इससे जो स्टेट्स बेनिफिट होती है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नंगल डैम। ये नंगल डैम, मंगल नहीं है यहाँ पर, नंगल डैम है, कुछ गलत हो गया क्या, नंगल, हाँ ऐसे ये स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलुज रिवर पर बना है और ये बेनिफिशियरी स्टेट्स इसके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आता है आपका चंबल वैली डैम। जो चंबल वैली डैम है तो चंबल वैली डैम हमारा चंबल रिवर पे बना है और इसकी बेनिफिशियरी स्टेट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान है। नेक्स्ट आता है आपका कोसी डैम। जो कोसी डैम है वो कोसी रिवर पे बना है, उसकी बेनिफिशियरी स्टेट्स बिहार और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसको ही बेनिफिट करता है। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी जो डैम हो वो कहाँ पर बना है, कौन सी नदी पर बना है, ठीक है, और इससे कौन कौन सी स्टेट्स को बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो दामोदर रिवर पर बना है और इसकी बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, इसकी बेनिफिशियरी स्टेट झारखंड और वेस्ट बंगाल हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना और इनके आप जो प्राय बच्चे हैं तो दूसरे नाम इनको भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे डैम्स। सो एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे डैम हैं उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो हम, यानी कि एडवांटेज को आप कह सकते हो एक तरीके से मेरिट्स क्या हैं डैम की, ये अभी हम पढ़ते हैं। कौन सा पेन लें, स्किन कलर का, ठीक है। सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन। यानी कि पावर जनरेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि अब डैम बनाते हैं, डैम से क्या बनती है, फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनी है पावर ही तो एक तरीके से, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में जनरेट होती है, यानी कि ये मेन सोर्स है पावर जनरेशन का। दे प्रोवाइड अस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इससे हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की चीपेस्ट सोर्स है, इससे हमें कोई मतलब कि हमें इसमें कोई ज़्यादा वैसे पैसे तो लगते हैं एक बार में, बट उसके बाद में जब ये एक बार पैसे लगाने के बाद ये चीपेस्ट सोर्स ही बन जाता है। विच इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री है
इंडस्ट्रीज़ की ये बैकबोन है, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज़ इसी पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, डैम से आती है। ठीक है, हमारे हाउसेज़ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे, जो हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, डैम से। और एग्रीकल्चर आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है डैम से इंक्रीज़ हो जाती है और हम वाटर हमें मिल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके एडवांटेज है, नेक्स्ट मेरिट है, फीचर भी कह सकते हो। दीज प्रोजेक्ट्स कंट्रोल द फ्लड बिकॉज, यानी कि इन प्रोजेक्ट से हमारे फ्लड में मतलब कि कंट्रोल आ जाता है, बिकॉज वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द डैम। दीज प्रोजेक्ट्स हैव कन्वर्टेड रिवर ऑफ सोरस इनटू रिवर ऑफ बोन, यानी कि जिन रिवर से हमें नुकसान होता था, जिन रिवर से हमें दुख पहुंचता था, यानी कि जिन रिवर से हमें ऐसा होता था कि ये सिर्फ बाढ़ ही लाती है, इनसे बाढ़ आती है सिर्फ, उन रिवर को हमने खुशियों की रिवर में बदल दिया है। बाढ़ कम भी आती है और ये इन रिवर से हमें डैम से एक फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, दीज प्रोजेक्ट्स आर मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन, यानी कि ये इन प्रोजेक्ट से क्या होता है, इरीगेशन यानी कि फसलों में पानी देने का ये हमारा मेन सोर्स बन गया है। ऑल्सो कंजर्व सॉइल, इससे हमारी जो सॉइल होती है वो भी कंजर्व होती है। कैसे, अब देखो जो डैम है उसके आसपास के लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, डैम हट जाएंगे, वहाँ पर पेड़ उग जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ भी होती रहेंगी और अपने आप पेड़ उग जाएंगे। पेड़ उग जाएंगे तो वहाँ पर जानवर आएंगे, जानवर आएंगे तो हमारे देखो पेड़ उग जाएंगे, सबसे पहले सॉइल कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, इसका इरोजन नहीं होगा और वहाँ पर जानवर रहने लगेंगे और इस वाटर में हम फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और जानवर रहने लगेंगे तो हमारे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हो जाएगी, थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है एडवांटेज पढ़ लिया, नेक्स्ट स्लाइड जा क्यों नहीं रहा। अब है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज थोड़ी सी ज़्यादा है बट इसे हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। डिसएडवांटेज यानी कि डीमेरिट्स ऑफ डैम्स। ठीक है, तो सबसे पहले द फेलियर ऑफ द, इसको हम दोबारा से पेन खोल लेते हैं हमारा प्यारा सा। The failure to fulfill their basic objectives like flood control and disadvantage resulting out building of such projects, यानी कि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिखती है, जैसे कि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद भी बाढ़ आती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है, तो ये हमारी इससे डिसएडवांटेजेस निकल कर आती हैं जो कि हमारी आगे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स, यानी कि जब हम एक नेचुरल फ्लो पहले बह रहा है पानी, उस पर हम एक वो लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे, तो इससे नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ कॉजेज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। इससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन यानी कि पानी में पत्थर वगैरह ज़्यादा घुल जाते हैं और इससे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि फ़िश वगैरह उनको दिक्कत होती है। द रिजर्वायर दैट क्रिएट्स इन फ्लड प्लेन्स ओवरफ्लो ऑफ सॉइल कंसिक्वेंटली लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन, यानी कि अब एक जगह वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर या फिर ज़्यादा पानी एक जगह पर चला जाएगा। यानी कि आप देख के देखना, करके देखना, एक लैंड पे आप इतना ज़्यादा पानी दो, वो लैंड फिर उसकी फर्टिलिटी लूज़ कर देगा और वो डिग्रेड हो जाएगा। यानी कि ये भी ज़्यादा पानी देना भी सही नहीं होगा, यानी कि जो आसपास की ज़मीन है डैम की वो डिग्रेड हो जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड लॉस ऑफ द लिवलीहुड। ये मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है, यानी कि जो डैम है उनके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर लोग नहीं रह सकते, यानी कि उन लोगों के घरों को एक तरीके से शिफ्ट करा जाएगा और शिफ्टिंग में उनको कितनी प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपने एक जगह इतना अपना बढ़िया पैसे लगा के घर बनाया और आपको बोला जाए कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपको सिर्फ ज़मीन के पैसे मिलेंगे, आपने घर बनाया आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, आप कहीं और जाके घर बना लो, तो आपको कितना दुख होगा। यानी कि उन लोगों को भी इतना दुख होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की। डिस्प्लेसमेंट है कि एक प्लेस से दूसरी जगह उनको भेजना। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर एंड ओवर इरीगेशन, यानी कि ज़्यादा वाटर का यूज़ होना और ज़्यादा इरीगेशन होने एक जगह पे ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन। मैंने आपको पहले बता दिया, इससे लैंड डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कॉज वाटर बोर्न डिजीज़। अब देखो एक जगह पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर मच्छर वगैरह पनपते हैं, मच्छर वगैरह पनपेंगे तो डिजीज़ भी आएगी, मलेरिया, डेंगू, है ना। पेस्ट एंड पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज।
अगर मैं इनको दोबारा रिवाइज़ कराऊंगी तो आपका सभी दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। सो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी, एक बार ही पढ़ दिया, ठीक है। इनको अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों। अब नेक्स्ट है मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट लोगों ने क्या मूवमेंट उठाई, मूवमेंट क्यों उठाएंगे वैसे वो। अब देखो लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब शिफ्ट करा जा रहा है उनको दिक्कत होती है, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाए कि नहीं, ये नहीं बनना चाहिए डैम। सो इनको भी हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले दीज प्रोजेक्ट कोज मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, यानी कि इन प्रोजेक्ट से दो आंदोलन यानी कि बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए, जिन आंदोलनों का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन। दिस इज ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि लोकल कम्युनिटी से हमने लार्ज स्केल पर डिस्प्लेसमेंट किया है, एक जगह से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया है, ये इसकी वजह से हुआ है। Interstate water dispute are also becoming common with regard to share cost of benefit of multipurpose project। अब ये भी हो सकता है, देखो जो डैम है वो रिवर पे बनता है और वो रिवर कितनी स्टेट्स में घूमती होगी, तो यानी कि जो उस डैम से फ़ायदा हुआ है उस फ़ायदा को कौन कौन सी स्टेट्स, किस स्टेट के पास पैसा जाएगा, ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। तो यानी कि स्टेट्स जो पैसे हैं उसको बांटती है, तो इससे स्टेट्स के बीच में तकरार आ जाती है, ठीक है। आप इसको तकरार कह सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ मूवमेंट थे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो कि क्यों हुए थे और कैसे हुए थे, और इसके अलावा इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन वाटर की नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वाटर है जो कि हमें रेन से मिला है, मान लो ये रेन है, रेन से जो हमें वाटर मिला है हमने उसको एक जगह स्टोर करके रख लिया, ठीक है, और उसकी हार्वेस्टिंग करना, यानी कि उसको स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, और जब ज़रूरत हुए तो उसे यूज़ में रखना। तो इसको समझ लेते हैं, क्या हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो घर है, घर पर तो डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है। सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग, ये तकनीक है, ठीक है, टेक्निक नहीं तकनीक है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि इस तकनीक से हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका हम लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग वेल्स, परकुलेटिंग पिट्स एंड चेक डैम्स, यानी कि हम क्या करेंगे, गड्ढे खोद देंगे। गड्ढे खोदने में जगह जगह ज़मीन में क्या होगा, जो वाटर है उन गड्ढों में फिल हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर वो गड्ढे पक्के नहीं होंगे तो ज़मीन के अंदर उन गड्ढों से पानी चला जाएगा, और ज़मीन के अंदर जब पानी जाएगा तो हमारे ग्राउंड लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से हम जो रेन का वाटर है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, और इसको हार्वेस्ट करने की वजह से हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम पिट्स बना सकते हैं, हम इनको वेल्स खुले छोड़ देंगे, ठीक है, और छतों पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये छत है घर की, हमने यहाँ पर एक किनारी से बना दी हर एक छत के, यहाँ पर हमने एक होल बना दिया, इस होल को अटैच कर दिया पाइप से, और हमने पाइप को कनेक्ट कर दिया एक अंडरग्राउंड टैंक से। तो जब बारिश आई तो वो इस छत पर भी गिरी, छत पर गिरी तो इस होल में जो बारिश है वो गई, होल में गई तो धीरे धीरे इस पाइप में गई, पाइप में गई तो जो बारिश का पानी है वो टैंक में भी स्टोर हो गया। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और भी हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, गड्ढे खोद देंगे डायरेक्ट तो डायरेक्ट गड्ढों में पानी हो जाएगा, वेल्स खोल देंगे तो वेल्स में पानी आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि मेन रेन वाटर हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसका मेन क्या कारण है, हम क्यों करते हैं हार्वेस्ट, भाई क्यों हम पानी सेव करते हैं, क्यों हम इंक्रीज़ करते हैं लेवल ऑफ द ग्राउंड। कौन सा कलर लूँ, येलो लूँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। टू मीट इंक्रीज डिमांड ऑफ द वाटर, यानी कि अब देखो वाटर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि उसकी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि अब पीपल ज़्यादा है और पानी कम, यानी कि डिमांड बढ़ रही है बट जो सप्लाई है वो कम है। आप ऐसे लिख सकते हो, डिमांड ज़्यादा है बट जो सप्लाई है वो कम है।
ओहो। नेक्स्ट, रिड्यूस रन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर बहे जा रहा है उस बहने वाले वाटर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो वाटर नहीं बहेगा। टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स, अब देखो रोड्स पर पानी इकट्ठा हो जाता है, रोड्स पर पानी इकट्ठा ना हो तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, छतों पर हम अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना देंगे, जिससे वाटर डायरेक्ट हमारे ग्राउंड में चल जाएगा और रोड्स पर पानी इकट्ठा नहीं होगा। टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर एंड स्टोरेज एंड रेज द वाटर टेबल, जो हमारा, अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एक और कारण है। अब देखो इससे क्या होगा, हमारे ग्राउंड में वाटर जाएगा, जब ग्राउंड में वाटर जाएगा तो जो हमारा वाटर लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, इससे जो हमारा, देखो मिलावट, हम इससे मिलावट से कर सकते हैं। देखो एक पानी है, उसमें हमने इतना ना, मान लो एक पानी का गिलास है, उसमें इतना पानी है और उसमें हमने मिला रखा है 1 चम्मच सॉल्ट, तो सॉल्ट को हम ऐसे कर सकते हैं शो, तो उसमें मैंने, ओहो क्या हो रहा है, ये सॉल्ट भी ऐड कर रखा है। अगर मैं पानी को इंक्रीज़ कर दूँ, पानी इतना बढ़ा दूँ, तो वो सॉल्ट पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा और सॉल्ट का टेस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम मान सकते हैं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड में नीचे गंदगी है, अगर मैं पानी का लेवल इंक्रीज़ कर दूँ तो गंदगी पूरे वाटर में फैल जाएगी, इससे जो गंदगी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन इससे कम होगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये बात ऊपर वाले में हमने पढ़ ली है। टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड लॉन्ग डे स्पेल्स, यानी कि जब हमारा वाटर नहीं आता, कहते हो ना कि गांव में कहते हैं कि टूटी 3 दिन बाद आएगी, कहते हैं ना। सो इससे क्या होता है कि जब अगर हमारा बीच में पानी ख़त्म हो जाता है 3 दिन के पहले, तो क्या करेंगे, हमारे जो नीचे हमने अंडरग्राउंड टैंक बना रखे हैं उनको खोल लेंगे, खोलने के बाद बाल्टी लेंगे, पानी निकालेंगे और यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। समर्स में होता है ना कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है, आप इतना नहाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपने बोर्ड्स की तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।